वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था कि ऐसे भारत के कौन कौन से प्रमुख शहर थे जहाँ पे पहले जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको इस्टेब्लिश किया गया था, और इन इंडस्ट्रीज़ की इस्टेब्लिशमेंट में भारतीय जो एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेड में पैसा कमाया था, ऐसे कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इन इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में, उनके बारे में पढ़ लिया। और वर्कर्स किन किन जगह से इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए आए, और इसके साथ साथ हमने जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसके फीचर्स को देखा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है भारत में इन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने इसमें बेनिफिट लिया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रीडोमिनेट, मींस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डोमिनेशन, उनकी जो प्रोडक्शन थी बहुत ज़्यादा थी। बार के बाद मींस जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जैसे ही मैनचेस्टर का जो एक्सपोर्ट था, जो वो एक्सपोर्ट कर रहे थे भारत को फिनिश गुड्स का, वो स्टॉप हुआ वॉर की नीड को पूरा करने के लिए। तो उसके बाद जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने वॉर की नीड्स को पूरा करने के लिए जो है प्रोडक्शन शुरू कर दिया। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब इंग्लैंड में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे उसके बाद मैनचेस्टर की स्थिति गिरी, तो भारतीय जो इंडस्ट्रीज़ थी जैसे इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अभी भी मौजूद थी, उन्होंने लार्ज स्केल के ऊपर इंडियन मार्केट के लिए फिर से प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और इंडियन मार्केट फिर से अपने पुराने जो स्थिति थी उसमें आ गई। तो वार के बाद फैक्ट्री इंडस्ट्री तो बढ़ी, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री का इकनॉमी में कम ही कंट्रीब्यूशन था। इनमें 67% 1911 में बंगाल और बॉम्बे में मौजूद थी। बाकी जगह पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मुख्य रूप से प्रोडक्शन कर रही थी। रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज़ में बहुत ही कम इंडस्ट्री लेवल काम कर रही थी, जो कि 1911 में 5% और 1931 में 10% थी। बाकी के वर्कर्स छोटी वर्कशॉप्स और घरों में लगी यूनिट्स में काम कर रहे थे। ये गलियों के आसपास होती थी और पास से गुजरने वालों को दिखाई देती थी। सही मायने में हैंडीक्राफ्ट्स की प्रोडक्शन 20वीं सेंचुरी में बढ़ी। हालांकि मशीन में बने सस्ते धागे ने स्पिनिंग इंडस्ट्री को लगभग ख़त्म कर दिया था, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बावजूद वीवर्स का काम चलता रहा। 20वीं सेंचुरी में हैंडलूम वर्कर्स की प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ी और 1900 और 1940 के बीच ये 3 गुना हो गई। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ? ऐसा तकनीकी बदलाव के कारण ही संभव हो पाया। हैंडीक्राफ्ट्स मीन जो हाथ से चलने वाली मशीनें थी जो कपड़ा बुनती, जिससे कपड़ा बनाया जाता था, उनमें काम कर रहे लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। इसमें प्रोडक्शन में बढ़ोतरी बिना दाम को बढ़ाए की जा सकी। इसलिए वीवर्स ने कार्गों के साथ फ्लाई शटल मीन एक ऐसी डिवाइस थी जिससे जो है प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती थी और इससे प्रोडक्शन बढ़ने के साथ लेबर की डिमांड भी कम हुई। 1941 तक 35% हैंडलूम में फ्लाई शटल का यूज़ किया जा रहा था। ट्रैवनकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल में ये दर 70 से 80% थी। इसके अलावा दूसरे छठे इनोवेशंस थे जिसने वीवर्स की प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद की ताकि वे मिल सेक्टर के साथ कम्पीट कर सकें। वीवर्स के कुछ ग्रुप्स मिल के साथ कंपटीशन को लेकर दूसरे वीवर्स की बजाय बेहतर स्थिति में थे। इन वीवर्स में कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि दूसरे बारीक। मोटा कपड़ा गरीबों के द्वारा खरीदा जाता था और इसकी डिमांड स्टेबल नहीं थी। फसल के ख़राब होने और अकाल पड़ने पर जब लोगों के पास पैसा नहीं होता था तब वह कपड़ा नहीं खरीद पाते थे, लेकिन पतले कपड़े की डिमांड स्टेबल थी, मीन्स ये एक जैसी रहती थी। अमीर इसे किसी भी परिस्थिति में खरीद सकते थे। अकाल का बनारसी और बलूचड़ी की जो साड़ी थी उसकी सेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा मिल्स में खास आकार की बुनाई नहीं की जा सकती थी, ये हाथों से की जाती थी। साड़ी के बुने हुए किनारे और मद्रास की प्रसिद्ध लुंगी और रुमाल मिल में नहीं बनाई जा सकती थी। हालांकि क्राफ्ट्स पीपल जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन को 20वीं सेंचुरी में बढ़ा लिया था, अभी भी उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी। उनको घंटों काम करना पड़ता था। कई बार घर के सभी मेंबर्स को प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेज पर मिल के काम करना पड़ता था। उनकी लाइफ और मेहनत इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नेक्स्ट है मार्केट फॉर गुड, मींस जो चीज़ें तैयार की जाती थी उसके लिए मार्केट को कैसे बढ़ाया गया। हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन मार्केट को कंट्रोल में लेने की कोशिश की
और भारतीय वीवर्स और क्राफ्ट्सपर्सन, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने कॉलोनियल कंट्रोल का विरोध किया, टैरिफ प्रोटेक्शन की मांग भी की और अपनी प्रोड्यूस के लिए मार्केट को बढ़ाया। लेकिन जब प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं तो लोगों को उनको ख़रीदने के लिए कन्विंस करना पड़ता है, मनाना पड़ता है। ये कैसे किया गया? तो इसके लिए एक ही तरीका है जिसके बारे में आप जानते ही हैं, और वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ही प्रोडक्ट को बेहतर ढंग से पेश करती है। ये लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का माध्यम देती है। आज का जो टाइम है वो एडवर्टाइजमेंट का है। अक्सर हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल, टीवी स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में ढूंढे तो हमें पता चलेगा कि इंडस्ट्रियल जो एज है उसकी शुरुआत से ही एडवर्टाइजमेंट ने प्रोडक्ट्स की मार्केट को बढ़ाने में हेल्प की है। जब मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो उन्होंने कपड़े के बंडल पर लेबल लगाए। इस लेबल का खरीदने वाले को बनाने वाली कंपनी की जानकारी देना था। ये लेबल क्वालिटी का भी सिंबल था। जब वायर्स लेबल के ऊपर बड़े अक्षर में मेड इन मैनचेस्टर लिखा देखते थे तो वह उस कपड़े को लेकर श्योर हो जाते थे। लेकिन लेबल्स में वर्ड्स और टेक्स्ट ही नहीं होते थे, इनमें चित्र भी होते थे और उन्हें अक्सर सुंदर तरीके से दिखाया जाता था। यदि हम इन लेबल्स को देखें तो हमें पता चलता है कि बनाने वाले ने इसमें क्या दिखाने की कोशिश की है और यह लोगों पर किस तरह से असर डालेगी। इसके अलावा जो इंडियन गॉडेस थे उनको भी लेबल्स के ऊपर रेगुलरली दिखाया जाता था। इनका लेबल के ऊपर होना गुड्स की प्योरिटी को दिखाता था। कृष्णा और सरस्वती के चित्र को लेबल पे दिखाकर जो विदेशी मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने भी भारतीयों को लुभाया। लेट 19th सेंचुरी में मैन्युफैक्चरर्स ने अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने के लिए कैलेंडर्स को छापना शुरू किया। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की बजाय कैलेंडर्स वो लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते थे वो भी यूज़ करते थे। ये ऑफिस तथा मिडिल क्लास अपार्टमेंट के साथ चाय की दुकानों और गरीब लोगों के घर में भी मिलते थे, और जो कैलेंडर यूज़ करते थे उनको उनमें एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलती थी। इन कैलेंडर्स में हम एक बार फिर देवी देवताओं के चित्र देखने को मिलते थे और नए प्रोडक्ट्स पर जो है जानकारी मिलती थी। देवी देवताओं के चित्र के साथ महत्वपूर्ण व्यक्ति, सम्राट और नवाब और सुंदर एडवर्टाइजमेंट इन कैलेंडर्स पर होती थी। इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि अगर आप शाही चित्र मीन्स रॉयल फैमिली को रिस्पेक्ट करते हैं तो इस प्रोडक्ट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट राजा के द्वारा यूज़ किया जाता था तो इसकी क्वालिटी पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता था। जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने नेशनलिस्ट मैसेज को एडवर्टाइज़ किया तो ये साफ और स्पष्ट था। इसका अर्थ था कि अगर आप देश को ध्यान में रखते हैं तो आपको वह प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाया गया हो। एडवर्टाइजमेंट स्वदेशी मैसेज को स्प्रेड करने का एक इम्पोर्टेंट जरिया बन गई। कंक्लूज़न तो साफ है कि इंडस्ट्रियल चेंज का मीनिंग है तकनीकी बदलाव, फैक्ट्रीज़ की ग्रोथ और नई इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स का अराइज होना। हालांकि हमने ये भी जाना कि हैंड टेक्नोलॉजी और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी और इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक।